हम उस वर्ल्ड कप की बात करेंगे जिसमें भारत की टीम टॉप फॉर्म में चल रही है। हम जानते हैं कि इस वक्त हमारा पूरा देश क्रिकेट का वर्ल्ड कप देख रहा है और जिस तरह भारतीय टीम को पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत मिली है, उस जीत ने पूरे देश का जोश हाई कर दिया है। और कुछ लोग जो पूछ रहे थे कि हाथ क्यों नहीं मिलाया, हाथ क्यों नहीं मिलाया, वो सब अब हाथ मल रहे हैं, जोर जोर से मल रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा ये कैसे हो गया, ये कब हो गया। लेकिन आप आराम से सोइए, क्रिकेट हो या फिर विश्व का मंच, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और आपको हाथ मलने के कई मौके मिलेंगे। आज हम आपको एक और वर्ल्ड कप के बारे में बताएंगे और ये वर्ल्ड कप है वैश्विक कूटनीति का, जिसमें भारत की टीम टॉप फॉर्म में चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत की टीम आज उसी आत्मविश्वास के साथ फ्रंट फुट पर खेल रही है। जैसे वर्ल्ड कप के मुकाबलों में सूर्य कुमार यादव की टीम ने अपना जलवा बिखेरा है, इन दोनों टीमों की सबसे खास और दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों टीमें हर दिशा में रन बना रही हैं और इन दोनों टीम्स को एक के बाद एक हर मैच में जीत मिल रही है। अब सबसे पहले इस तस्वीर को याद कीजिए जब राष्ट्रपति ट्रंप भारत पर दबाव बना रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी ने चाइना में आयोजित एससीओ समिट में हिस्सा लिया था। यह वो पहला मौका था जब भारत की टीम ने दबाव में होते हुए भी अपने लय को बिगड़ने नहीं दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि जरूरत पड़ने पर हमने डिफेंस किया तो मौका मिलने पर हमने आगे बढ़कर छक्का मारा। आप इन तस्वीरों को याद कीजिए जब 2.5 महीने पहले 4 और 5 दिसंबर को रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार भारत के दौरे पर आए थे और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की टीम ने भारत और रशिया की पार्टनरशिप यानी साझेदारी को मजबूत कर दिया था। यहां तक सबको यह लग रहा था कि राष्ट्रपति पुतिन को अपना मेहमान बनाकर भारत ने पश्चिमी देशों को नाराज कर दिया है, लेकिन समय के साथ भारत की कूटनीति ने बताया कि हम मल्टी अलाइनमेंट की रणनीति को मानते हैं, हम जिसमें सभी हमारे लिए दोस्त हैं देश पूरे विश्व में, और इस दोस्ती में हम किसी भी तरह के दबाव को स्वीकार नहीं करते। भारत की इसी रणनीति का नतीजा था कि राष्ट्रपति पुतिन के भारत आने के सिर्फ 2 महीने बाद यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन और यूरोपियन काउंसिल के चेयरमैन एंटोनियो कोस्टा 26 जनवरी के मौके पर भारत आए और इसी दौरान अगले दिन 27 जनवरी को उन्होंने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ऐलान किया, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया क्योंकि 27 देशों के साथ एक साथ भारत ने ट्रेड डील किया। यह भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत थी और इस जीत का सिलसिला यहीं रुकने वाला नहीं था। यूरोपियन यूनियन के 27 देशों ने भारत के साथ ऐतिहासिक ट्रेड डील का ऐलान किया तो इसके ठीक एक हफ्ते बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड डील होने का ऐलान किया और भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को सिर्फ 18% कर दिया, जो चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे 26 देशों से कम है। और इसके बाद जब सबको यह लग रहा था कि अब भारत की तरफ से और सरप्राइज नहीं आएंगे, तभी भारत ने एक और गुगली फेंकी और आज आप देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत के 3 दिनों के दौरे पर आए हैं और यह दौरा भी ऐसे वक्त में हो रहा है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार राष्ट्रपति मैक्रोन को अपना निशाना बना रहे हैं और फ्रेंच वाइन और शैंपेन पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी तक दे रहे हैं। और इसीलिए हमने आपसे शुरुआत में कहा कि इस वक्त वैश्विक कूटनीति का जो वर्ल्ड कप खेला जा रहा है उसमें भारत की टीम टॉप फॉर्म में चल रही है और इस वर्ल्ड कप में हमने सबसे ज्यादा साझेदारियां बनाई। आज भी प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की ये तस्वीरें पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। आप इस वीडियो को देखिए जिसमें मैक्रोन ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह कहा कि उन्हें मुंबई बहुत पसंद आया है। Yeah, enjoyed Mumbai. I love. Yeah, you know everything. Thank you so much for coming here. And thank you. सोचिए, भारत के बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि वो एक बार पेरिस जाकर आईफल टावर जरूर देखें और विश्व भर का ये सपना होता है। कई लोग तो मोहब्बत की कस्में खाने के लिए खास तौर पर आईफल टावर के सामने जरूर जाते हैं, तस्वीरें खींचते हैं।
लेकिन यहाँ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ये कह रहे हैं कि उन्हें मुंबई शहर बहुत पसंद आया। आज आप उनकी इन तस्वीरों को भी देखिए जिनमें राष्ट्रपति मैक्रोन मुंबई के मरीन ड्राइव पर अपनी टीम के साथ जॉगिंग करने पहुंचे और इस दौरान बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि वो अपने सामने विश्व के इतने बड़े नेता को बिना किसी तामझाम और प्रोटोकॉल के देख रहे हैं। राष्ट्रपति मैक्रोन ने पहले इंग्लैंड के मशहूर क्रिकेटर जोफ्रा आर्चर और लियाम डॉसन को भी वानखेड़े स्टेडियम में हुए मैच के बाद मरीन ड्राइव पर देखा गया था। और जानते हैं ये तस्वीरें बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए किसी आईने से कम नहीं है। बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा का बहाना बनाते हुए भारत में वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान भी अपनी सुरक्षा का बहाना बनाकर अपने सभी मैच श्रीलंका में खेल रहा है। लेकिन राष्ट्रपति मैक्रोन और इंग्लैंड के खिलाड़ियों की ये तस्वीरें बता रही हैं कि भारत को सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक बताना पूरी तरह गलत है, प्रोपेगेंडा है और इससे बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों के एजेंडे की पोल खुल गई। थैंक यू मैक्रोन। यहां एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज प्रधानमंत्री मोदी की कार वाली कूटनीति राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ भी देखी गई और सोशल मीडिया पर लोग मजाक में ये लिख रहे हैं कि जहां पिछले साल अमेरिका में राष्ट्रपति मैक्रोन के काफिले को राष्ट्रपति ट्रंप के काफिले के कारण रोक दिया गया था, तब राष्ट्रपति मैक्रोन प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक ही कार में सफर करके बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। इन तस्वीरों में आपको मोदी और मैक्रोन की मित्रता भी नजर आएगी। देखिए। वैश्विक नेताओं के साथ एक ही कार में सफर करते हुए एक कार डिप्लोमेसी जो प्रधानमंत्री करते हैं, ये उनकी कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा है। इसकी शुरुआत साल 2014 में हुई। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार अमेरिका के दौरे पर थे। तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ एक ही कार में सफर किया। बराक ओबामा से प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा था कि जितनी बड़ी उनकी कार है उतने आकार के घर में उनकी मां रहती है। वक्त बदला। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की ये कार वाली कूटनीति भारत की विदेश नीति का प्रतीक बन गई है। ऐसा प्रतीक जहां दो देशों के नेताओं के बीच औपचारिक रिश्तों से परे अपनेपन की एक सहजता दिखाई देती है। इससे यह भी पता चलता है कि नेताओं के बीच आपसी भरोसा है। भरोसे को मजबूत संबंधों का सबसे बड़ा आधार माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन की इस मित्रता के बीच आज एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या अब फ्रांस भारत के लिए नया रशिया बनने जा रहा है। आज इसकी चर्चा पूरे विश्व में है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि एक जमाने में कई दशकों तक भारत और रशिया के बीच जिस तरह की रक्षा साझेदारी थी उसके आसपास भी दुनिया का कोई देश नहीं था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि फ्रांस भारत के लिए रशिया से बड़ा डिफेंस पार्टनर बन सकता है और फ्रांस और भारत के बीच जो 114 रफाल विमानों की डील होने वाली है उसे दोनों देशों के रिश्तों में बहुत अहम पड़ाव माना जा रहा है। हम आपको आंकड़ों के जरिए पूरी कहानी समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन के बीच मुंबई में द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसके बाद पीएम ने कहा कि कर्नाटक में भारत और फ्रांस मिलकर दुनिया का पहला ऐसा हेलीकॉप्टर बनाने वाले हैं जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम होगा और भारत में फ्रांस के साथ बनने वाले इस हेलीकॉप्टर को पूरी दुनिया में निर्यात भी किया जाएगा। सुनिए। भारत और फ्रांस के संबंध बहुत ही विशेष है। फ्रांस भारत के सबसे पुराने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में से एक है और प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ मिलकर हमने इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अभूतपूर्व गहराई और ऊर्जा दी है। भारत और फ्रांस के बीच के द्विपक्षीय जो संबंध है वो बहुत ही ज्यादा अभूतपूर्व है और सबसे अलग है। जैसे कि हमारी आज की बातचीत हुई थी और जो हम आगे भी करते रहेंगे आज पूरे दिन में, जो ये रिश्ते हैं, जो ये संबंध है, उनमें भरोसा है, खुलापन है, महत्वाकांक्षा है
और हमने ये भी आज निर्णय लिया है कि हम इस साझेदारी को एक विशेष स्ट्रेटेजिक साझेदारी में बदलेंगे और इसका एक नया दर्जा देंगे। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन ने आज इस हेलीकॉप्टर के लिए असेंबली लाइन का उद्घाटन किया। उस हेलीकॉप्टर का नाम है H-125 और अब यह हेलीकॉप्टर फ्रांस की एयरबस कंपनी, भारत की टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड कंपनी के साथ मिलकर बनाएगी। यह दुनिया का इकलौता ऐसा सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर जो अब तक पूरी दुनिया में 4 करोड़ घंटे की उड़ान भर चुका है और इसका इस्तेमाल रेस्क्यू ऑपरेशंस के साथ ज्यादा ऊंचाई वाले जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां भी सैन्य ऑपरेशन के लिए किया जा सकता है। और यहां आप इस बात को भी देखिए कि अब तक भारत रशिया के साथ मिलकर मेड इन इंडिया हथियार बनाता था, लेकिन अब हम वैसी ही साझेदारी फ्रांस के साथ कर रहे हैं और इसीलिए यहां यह सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्या फ्रांस भारत के लिए नया रशिया बनने वाला है। अब दो रशिया हो जाए भारत के साथ एक तरह से, तो वो भी अच्छा। मैं बड़ी स्क्रीन पर दरअसल कुछ आंकड़े आपको दिखाना चाहती हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि साझेदारी को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है। भारत का रक्षा जो आयात है वो देश और उस देश की हिस्सेदारी हम आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि जब आप इसको देखिएगा नंबर्स को, अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक ये डेटा हमने निकाला है। साल 1999 से 2012 के बीच भारत के कुल रक्षा आयात में अकेले रशिया के हथियारों की हिस्सेदारी जानते हैं कितनी थी? 70 से 80%। जो आप देख रहे हैं सबसे ऊपर, जूम इन करके दिखा दीजिए ये वाला हिस्सा, ये वाला। 1999 से 2003 तक 78%, फिर 2004 से 2008 तक 71%, फिर 79% 2008 से 12 तक, फिर 68%, फिर 49% और 2020 से 24 तक 36%। सिप्री के हवाले से ये पूरा डेटा हम आपको दिखा रहे हैं। अब आप आ जाइए अन्य देशों का, तो उज्बेकिस्तान 5% उसी समय में, और जर्मनी 3%, ब्रिटेन 9%, इजराइल 6%, फिर 2008 से 12 तक ब्रिटेन 6%, उज्बेकिस्तान 4%। जब 2012 से 16 के बीच में अमेरिका का से हमारा जो रक्षा सौदा है बढ़ा, वो 14% पहुंचा मोदी के कार्यकाल में 14 के बाद, और 14% पहुंचा, और फिर 7.5% के आसपास इजराइल से। लेकिन 2016 से 2020 के बीच जो आपको देखना जरूरी है, जूम इन कीजिए, थोड़ा सा और जूम इन कीजिए, ये देखिए, जहां पर रशिया से हमारा जो रक्षा सौदा है वो 49% हो गया, 49%, वहीं फ्रांस के साथ ये बढ़कर हो गया 18%। और फिर 2024 आते आते 20 और 24 के बीच ज्यादा फर्क नहीं बचा है। हम रशिया से 36% आयात मतलब रक्षा सौदा कर रहे हैं और फ्रांस के साथ 33%। और इसीलिए, और इजराइल के साथ देखिए 13% है, जो कि पहले भी 13% था। तो कुल मिलाकर ये नंबर्स यही बता रहे हैं कि फ्रांस हमारे लिए अब नया रशिया बन रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रशिया के साथ खत्म हो गया है, 36% उनके भी साथ है, फ्रांस के साथ भी हमारा 33%। यहां हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जिस तरह रशिया ने उस वक्त भारत का साथ दिया, जिस वक्त परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका उसके सहयोगी देशों ने हम पर प्रतिबंध लगाए थे, उसी वक्त फ्रांस ने भी भारत का साथ दिया। और फ्रांस भारत के लिए तब से लेकर अब तक एक भरोसेमंद दोस्त रहा है, एक पार्टनर रहा है, एक साझेदार रहा है। यहाँ बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि इस बार राष्ट्रपति मैक्रोन को भारत आने का मकसद क्या है। हम आपको बताना चाहते हैं कि पिछले साल जब AI एक्शन समिट फ्रांस में हुआ था, तब प्रधानमंत्री मोदी उस सम्मेलन में शामिल हुए और राष्ट्रपति मैक्रोन के वो मेहमान बने थे। और इस बार जब AI इम्पैक्ट समिट दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है, तब राष्ट्रपति मैक्रोन भी सम्मेलन के हिस्सा बन रहे हैं और कल वो इसमें हिस्सा लेंगे। मुमकिन है कि रक्षा साझेदारी के साथ फ्रांस भारत के साथ AI के क्षेत्र में भी कई योजनाओं पर साथ काम कर सकता है। और इसीलिए अब हम भारत के इसी AI इम्पैक्ट समिट का एक विश्लेषण करेंगे और आपको यह बताएंगे कि इसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, AI की इस टेक्नोलॉजी से आपका जीवन, आपकी व्यवस्थाएं बदलेंगी। इसके लिए आपको इसके बारे में सब कुछ पता जरूर होना चाहिए। इस वक्त पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। कारण है, भारत अब खुलकर यह बता रहा है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी में सिर्फ दर्शक बनकर नहीं रहने वाले हैं, बल्कि अब हम इस सेक्टर में बराबर के दावेदार बनने वाले हैं। अगर आप इस नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो अब तक दुनिया मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटी हुई थी, जिनमें एक तरफ ग्लोबल नॉर्थ के अमीर और विकसित देश, दूसरी तरफ ग्लोबल साउथ के विकासशील देश।
पिछले 200 सालों में औद्योगिक क्रांति से लेकर कंप्यूटर और सोशल मीडिया की क्रांति में ग्लोबल साउथ के देश ग्लोबल नॉर्थ के देशों के मुकाबले पीछे रहे और इन देशों को जिस तरह का फायदा और लाभ मिल सकता था वो इतिहास में नहीं मिला। और अब जब एआई का युग आ रहा है तब भी ग्लोबल साउथ के देश ग्लोबल नॉर्थ के देशों से पीछे ना रह जाए, आज इसकी दौड़ है। पिछले महीने माइक्रोसॉफ्ट एआई इकोनॉमी इंस्टीट्यूट ने अपनी एक नई रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बताया गया कि ग्लोबल साउथ के देशों में सिर्फ 14.1% लोग एआई से जुड़े मॉडल, टेक्नोलॉजी और सुविधाओं का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, जबकि ग्लोबल नॉर्थ और खासकर पश्चिम के देशों में यही आंकड़ा 24.7% है, लगभग 25%। तो 10% का एक गैप है। अब इस स्थिति में हो सकता था कि ग्लोबल साउथ के देश एक बार फिर ग्लोबल नॉर्थ के विकसित देशों से आगे निकल जाते, लेकिन इस बार भारत ने तय किया है कि वो एआई क्रांति के पीछे नहीं रहेगा, एआई क्रांति में पीछे नहीं रहेगा, बल्कि वो इस क्रांति में दुनिया को नई दिशा दिखाएगा। हम आपको भारत के एआई समिट में लिए चलेंगे जहां आज मैं खुद मौजूद थी। ऐसे ऐसे उपयोग एआई का हो रहा है और कैसे भारत डेटा के क्षेत्र में अपने देश के डेटा को सुरक्षित बनाने के लिए बड़े कदम उठा रहा है। आप ये मत सोचिए कि भारत में सिर्फ एआई को लेकर एक वैश्विक सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, बल्कि आप ये समझिए कि हमारा देश भविष्य के एक नए भारत की नींव रख रहा है। हम ये भी बता रहे हैं कि अब भारत को दुनिया हल्के में नहीं ले सकती। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? उसके लिए आपको अमेरिका और चाइना की ये लड़ाई समझनी होगी। असल में जब तक अब तक ये हो रहा था कि अभी एआई की दौड़ में दो ही देशों के बीच सीधा मुकाबला था, एक अमेरिका, दूसरा चीन। इनमें भी अमेरिका को इस रेस में अब तक चाइना से आगे माना गया, क्योंकि दुनिया में एआई से जुड़ी जो सभी बड़ी कंपनियां हैं वो अमेरिका से ही हैं। इसमें ओपन एआई, एंथ्रोपिक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और अमेज़न जैसी अमेरिकी कंपनीज ने दुनिया के सबसे जो शक्तिशाली एआई मॉडल्स हैं वो बनाए। और इन एआई मॉडल्स के लिए जो जीपीयू चिप्स जरूरी होती है वो भी एक अमेरिका की ही कंपनी एनविडिया द्वारा बनाई जाती है। इसके अलावा जिन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर्स में एआई डेटा को रखा जाता है उनमें भी अमेरिका नंबर 1। एआई में नए इनोवेशन रिसर्च पर भी सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका खर्च कर रहा है, जिसके कारण चाइना किसी भी कीमत पर अमेरिका को इस रेस में पीछे छोड़ना चाहता है। चाइना में बाइडू, अलीबाबा, टेंसेंट और ह्यूआई जैसी कंपनियां एआई के नए नए मॉडल्स बना रही हैं। चाइना में सैन्य हथियारों से लेकर लोगों की निगरानी, मेडिकल उपकरणों से लेकर किसी इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है ये पता लगाने के लिए भी एआई टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि चाइना अब चिप इंडस्ट्री बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे वो एनविडिया पर अपनी निर्भरता को कम कर सके। लेकिन यहां अमेरिका और चाइना की इस लड़ाई में भारत की भूमिका बड़ी हो जाती है। देखिए, भारत एआई के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार तो बना, लेकिन भारत में एआई के लिए वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बन पाया क्या ताकि हम खुद को दावेदार साबित कर पाएं? अब ये समिट इसी बात की उद्घोषणा है कि भारत अब पीछे नहीं रहेगा। भारत ना सिर्फ इस समिट के जरिए अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहा है, बल्कि हम दुनिया को ये बता रहे हैं कि भारत एआई का इस्तेमाल अपने लोगों के हिसाब से करेगा। जैसे हम ये देखेंगे कि किसानों के लिए खेती में एआई का कैसे इस्तेमाल हो सकता है। एआई किसानों को ये बताएगा कि उनकी जमीन की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ सकती है। हमारे किसान ऐसा क्या करें कि जमीन बेहतर फसल दे। इसके अलावा एआई किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाएगा। फसल कहाँ बेचनी है, एआई की मदद से काम कैसे हो। मैंने खुद इसका अनुभव किया और आपको हम दिखाना चाहते हैं एआई से खेती में जोखिम कितने कम हो जाए। एआई, क्या नौकरियां चली जाएंगी, क्या खेती बर्बाद हो जाएगी? नहीं, उल्टा एआई आपका साथ दे सकता है। कैसे? मिट्टी खुद बताए कि उसकी जरूरतें क्या है, ये एआई के जरिए मुमकिन है। और ये जो सिस्टम है इसमें ये देखिए, ये मशीन्स आप देख रहे हैं, इस तरह से ये मशीन लगी हुई है यहाँ पर ये, और ये आपको बताएगी कई सारी चीजें जिसमें आपको फिजिकल फैक्टर्स जैसे जो ह्यूमिडिटी है, हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या बता सकती है आपको। एयर ह्यूमिडिटी, सबसे पहले तो टेम्परेचर कि उसका क्या तापमान है, एयर ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड कितनी है, विंड डायरेक्शन क्या है, रेनफॉल इंटेंसिटी क्या है, लाइट इंटेंसिटी क्या है, यूवी इंडेक्स क्या है, प्रेशर क्या है, पीक विंड गस्ट क्या है, क्यूमुलेटिव क्या है, ये सारे फैक्टर्स। अब इसके आधार पर आप ये तय करेंगे कि आपको पानी डालने की जरूरत है या नहीं, यानी इरिगेशन हो,
क्रॉप हेल्थ की मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं। ये सब कुछ होता है, अलार्म्स बजेगा अगर ये दिक्कतें हैं। तो किसानों के लिए बहुत सारे फायदे हैं इसके जरिए कि कैसे एआई के जरिए आपको मिट्टी बता रही है कि उसकी जरूरतें क्या है, क्या उसको पानी की उस वक्त जरूरत है या नहीं है। और ये ऐप है, इस ऐप के जरिए वो सेंसर डेटा आपको मिलेगा जिसमें मिट्टी के नीचे क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कत है, जिसमें डेंजरस जोन, ये रेड जोन है। तो आपको इसी के आधार पर, ये सॉइल मॉइस्चर के लिए है, तो पानी कितनी मिट्टी में है वो आपको पता चल जाएगा इससे। मतलब ये ऑप्टिमम है तो अभी पानी डालने की जरूरत नहीं है। अगर ये इधर रहता मतलब आपने पानी ज्यादा डाल दिया खेतों में, और अगर आपने इधर किया है तो ये छोटी छोटी तरीके हैं जिसके एआई के जरिए किसानों की जिंदगी भी आसान बनेगी। तो एआई समिट में एक स्टॉल किसानों के लिए। इसी तरह स्कूल्स कॉलेजेस में शिक्षा पूरी तरह बदल जाएगी। सरकार अलग अलग भाषाओं के ऐसे एआई मॉडल लाएगी जो हर बच्चे को उसके स्तर के अनुसार पढ़ाई लिखाई करने। उदाहरण के लिए अगर क्लास में कोई बच्चा टीचर द्वारा बताई गई बातों को समझ नहीं पाते, एआई टीचर को उस बच्चे के बारे में बताएगा। ये भी मदद करेगा कि कैसे बच्चे के लिए पढ़ाई को आसान बनाया जाए। इससे होगा ये कि कोई भी बच्चा पढ़ाई में पीछे नहीं रहेगा, और स्कूल्स में भविष्य के लिए कैसे नौकरियों के लिए उनको स्किल्ड बनाना है वो आसान होगा, क्योंकि बच्चे में क्या क्षमताएं हैं ये भी पढ़ने में आसानी होगी। यही चीजें दूसरे क्षेत्रों में होंगी, जैसे सड़कों पर अगर कोई व्यक्ति ट्रैफिक सिग्नल तोड़ता है, एआई कैमरे सिस्टम की मदद से उस व्यक्ति के फोन पर मैसेज आएगा। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करके दूसरे की जिंदगियों को जोखिम में डालने वालों पर भी रडार कसेगा। एआई की मदद से ये पता लगना भी आसान हो जाएगा कि कौन सा व्यक्ति नींद में गाड़ी चला रहा है। जी हाँ, और ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को तुरंत फोन करके गाड़ी चलाने से रोका जाएगा। आपने देखा होगा अक्सर हाईवेज पर लोग रात में झपकियां लेने की वजह से एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने में बड़ी मदद मिलेगी। जबकि स्वास्थ्य का क्षेत्र एआई की मदद से सुनिश्चित किया जाएगा कि हर इंसान को इलाज की सुविधा मिले। अगर लोगों में मोटापा बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर हाई है या उन्हें डायबिटीज है तो पहचान एआई टूल के जरिए होगी। इसके अलावा एआई के जरिए फिल्में बनाना कितना आसान हो जाएगा। एआई की टेक्नोलॉजी रोबोट्स के इस्तेमाल को कैसे बदल देगी, एक झलक आप इस रिपोर्ट में देखिए। समिट में एक बड़ी चर्चा कला जगत को लेकर भी है कि क्या कला जगत में आने वाले वक्त में क्रिएटिविटी बदल जाएगी। क्या अनुभव के बिना, मतलब इंसान तो अपने अनुभव के जरिए कुछ लिखता है, देखता है, सीखता है, लेकिन क्या एआई वैसा क्रिएट कर पाएगा। अब फिल्में भी बनने लगी, एनिमेशन फिल्म्स बन रही हैं पूरी की पूरी एआई पर, और ऐसा ही एक एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर दिखाते हैं। क्योंकि ये देखो, ये मॉनिटर है जिसमें ये चर्चा होती है ना कि नौकरियां चली जाएंगी। ऐसा नहीं है। जब आप इस महाभारत को आप देख रहे हैं जिसको आजकल टीवी पर, वो यहीं पर क्रिएट हो रहा है। अब इसमें आया चूज अ कैरेक्टर, तो हम आपको दिखाते हैं गांधारी को लेकर क्या किया जा सकता है। अब हमने गांधारी को चूज कर लिया और ये देखिए अलग अलग स्केचेस हैं। अब नौकरियां चले जाने की बात होती है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये स्केच एक इंसान ने ही बनाई है। प्रॉम्प्ट्स में ये सारी इमेजेस हैं जिसमें अगर आपने किसी एक इमेज पर क्लिक किया तो आप उसको एक ट्रेड देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखिए जो फाइनल इमेज आउटपुट है वो आपको इमेज मिल गई, लेकिन इससे आगे क्या, लिप सिंक, मतलब जो आवाज, जो डायलॉग्स हैं वो भी अब डाल। और ये है फाइनल वीडियो आउटपुट। मैं स्वयं अपने हाथों से अपने गर्व को समाप्त कर दूंगी। तो ये फाइनल वीडियो आउटपुट है। और ऐसे ही अनेकों फाइनल वीडियो आउटपुट्स के जरिए वो महाभारत जिसको आप शायद टीवी पर देख रहे हैं, ये देखिए, ये उसकी 3D प्रेजेंस यहाँ पर आपको दिख रही है। ये एनिमेशन है, देखिए स्क्रीन पर। और जैसे आप मेरा एआई अवतार टीवी पर देखते हैं, वैसे ही आप अलग अलग महाभारत के कैरेक्टर्स का अवतार यहाँ पर देख रहे हैं। और फिर यहाँ पर वो फाइनल आउटपुट है, फुली एआई क्रिएटेड वो फाइनल आउटपुट जो आप टेलीविजन पर इस वक्त घरों में देख रहे हैं। समिट है उसमें दिलचस्प यह है कि टेलीफोन कंपनियां भी ऐसे एआई लेड ह्यूमनॉइड्स बना रही हैं। और वो ह्यूमनॉइड्स के जरिए वहां पर आप देख ही रहे हैं, वो थाप पर नाचते हुए और ये सब दिखाते हुए। कोशिश ये है कि इसके जरिए लोगों का आकर्षण उसको लेकर हो, और शायद इसी वजह से इतने सारे लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अब भारत में ऐसे एआई टूल और मॉडल भी बनाए जा रहे हैं जो खिलाड़ियों को ये बता सकते हैं कि उनके बल्लेबाजी में कहाँ कमी है, कैसे सुधार करनी है।
और मतलब सोचिए छोटे शहरों के खिलाड़ियों को अच्छी सुविधाएं, स्टेडियम, कोचेस का मार्गदर्शन नहीं मिलता, वहां एआई की इस तरह की टेक्नोलॉजी खिलाड़ियों के लिए गेम चेंजर बनेगी। मैंने खुद ये अनुभव लिया। देखिए इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट मेरी क्रिकेट तो बहुत ज्यादा अच्छी है, तुमसे 1000 गुना अच्छी है, और सारे वीडियो भी बना रहे हैं। एक बार दिखा दो उधर, एक बार दिखा दो, सब वीडियो बना रहे हैं। सो इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि मेरा वीडियो यही लोग नहीं बना रहे, दिस ऐप इज ऑल्सो, दिस टूल इज ऑल्सो मेकिंग इट, और फिर उस टूल के जरिए वो मुझे बताएंगे कि मेरे शॉट्स में क्या कमी थी या क्या बेहतर था। तो मैम ये ऐप इंटरफेस सिर्फ एक कैमरे के हिसाब से काम करता है। अगर कैमरा जो आपको दिख रहा है, किस तरह आप स्टैंड्स ले रही हैं या किस तरह आप शॉट खेल रही हैं, वो सब रिकॉर्ड होगा। एक एआई आपको बताएगा कि आपको क्या करेक्ट करना है, किस एंगल से बॉल को मारना है, किस एंगल से बॉल को डिफेंड करना है। अच्छी बात यह है, ये सारा एनालिसिस आपको एक ऐप के अंदर आपको मिलता है। तो आपको इस तरह का पर्सनलाइज अपने कैमरे पर, अपने मोबाइल पर आपको आपका वीडियो मिलेगा, और इस वीडियो में पूरी कमेंट्री भी होगी। करेक्ट। तो जिस तरह का आप शॉट खेल रहे हैं, जिस तरह खेलना चाहिए, तो देखा आपने, उसमें पूरी कमेंट्री है। अगर आपने कुछ ठीक किया है तो वो भी बता रहा है, जैसे मैं तो परफेक्ट कर रही थी, और अगर कुछ गलती भी की है तुम्हारी तरह तो वो भी बता रहा है। ये अच्छी बात है मैम, ये ग्रास रूट्स के लिए कितना अच्छा है, जिनको एक्सेस नहीं मिलता अच्छे कोचेस के लिए, तो वो ऐसे एप्स को यूज करके अच्छी खासी एक्सपर्ट कोचिंग मिल रही है उन्हें ऑन अ सिंपल प्लेटफॉर्म। तो हाँ, मेरी बल्लेबाजी थोड़ी खराब है, लेकिन और मेरी बहुत ज्यादा अच्छी है। हाँ, मैं एब्सोल्युटली मैं डिसएग्री नहीं करता, लेकिन इसी को इम्प्रूव करने के लिए आई थिंक ये ऐप मेरे लिए बहुत काम आएगा, एंड आई एम श्योर आपके ऑडियंस जो भी होंगे जो क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। बिल्कुल, और छोटे शहरों में, खास तौर पर टियर 2, टियर 3 सिटीज में, गांवों से लोग क्रिकेट में पहुंच रहे हैं, तो उनके लिए बहुत दिलचस्प है। थैंक यू सो मच। इस रिपोर्ट से आप समझ गए होंगे कि एआई अब आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगा, और एआई की मदद से ही साइबर फ्रॉड को रोकने की कोशिश होगी। और ये सब कल्पना नहीं है, बल्कि भारत इस एआई इंपैक्ट समिट के जरिए पूरी दुनिया को बता रहा है कि हम एआई को अपने समाज और लोगों के लिए मददगार बनाएंगे। और यकीन मानिए, भारत के लिए एआई के क्षेत्र में एक बड़ी महाशक्ति बनना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। भारत के पास सबसे बड़ा बाजार है, सबसे बड़ा टैलेंट पूल है जो एआई के नए मॉडल्स बना सकता है। भारत सरकार खुद चैट जीपीटी जैसे एक एआई मॉडल लाने वाली है जिसका नाम होगा भारत ज़ेन। और इससे भी बड़ी बात यह है कि हम डेटा के मामले में भी एआई का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अपने देश में बनाने वाले हैं। अब तक अमेरिका के बाद चाइना इकलौता ऐसा देश बन पाया जो एआई से जुड़ा अपना कोई भी डेटा दूसरे देश में नहीं जाने देता था। अब कुछ गंभीर बातों पर नजर डालते हैं। एआई हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित कर रहा है वो तो आपने देख लिया, लेकिन अब कैसे अपने डेटा को सिक्योर करना है, ये भारत की डेटा सिक्योरिटी से जुड़ी बड़ी खबर है, क्योंकि भारत दूसरे देशों की कंपनियों के एआई मॉडल का इस्तेमाल अब तक करता है, इसीलिए हमारी डेटा अभी दूसरे देशों में रखा जाता है, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होगा। और अब भारत ने तय किया है कि वो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास एक एआई डेटा सिटी बनाएगा, जहां समुद्र के नीचे वाली इंटरनेट केबल्स को लाना आसान होगा। ये एक ऐसी एआई डेटा सिटी होगी, बड़े डेटा सेंटर्स, कंप्यूटर क्लस्टर, जीपीयू चिप्स की फैक्ट्रियां, क्लाउड हब और एआई रिसर्च सेंटर होंगी। और अनुमान है कि इस एआई सिटी को बनाने पर 16 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, और ये पैसा निवेश के जरिए आएगा। अभी दुनिया में सबसे ज्यादा 5381 डेटा सेंटर्स अमेरिका में हैं, दूसरे नंबर पर 521 डेटा सेंटर्स जर्मनी में, ब्रिटेन में 514, चाइना में 449 और भारत में डेटा सेंटर्स की संख्या है 152, और हम इस मामले में 14वें स्थान पर हैं। मैंने इस मुद्दे पर अनंतराज क्लाउड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अमित सरीन से बात की है, और वो इस बदलाव को कैसे देख रहे हैं, कैसे मान रहे हैं कि भारत के लिए भारत की डेटा सुरक्षा सर्वोपरि है। आप खुद सुनिए। अगर हम चर्चा कर रहे हैं कि विश्व में कैसे एक ऐसी अर्थव्यवस्था रहे जिसमें डेटा ही ये डिसाइड करे कि फ्यूचर किसका है,
क्योंकि एक वक्त पर हम कहते थे कि ऑयल जिसके पास है वो दुनिया को रूल करेगा, लेकिन अब जिसके पास डेटा है वो आने वाले वक्त में विश्व की इकोनॉमी को ड्राइव करेगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनंत राज क्लाउड्स के एमडी अमित सरीन इस वक्त मौजूद हैं। और अमित जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि देखिए, पीएम ने भी फोर्स किया कि कैसे हमारे देश के अंदर हमारी व्यवस्था हो जिसमें हम अपने डेटा को संभालें ताकि डेटा की सुरक्षा भी रहे। अब मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि डेटा अगर वाकई आने वाले वक्त में एकदम सबसे बड़ा फैक्टर बनेगा इकोनॉमी डिसाइड करने में, तो उसकी वजह क्या है, आप क्या क्या करते हैं और क्या सोचकर आगे बढ़े? अब डेटा का ये डेटा जहां इंफॉर्मेशन होगी, आप देखो न्यूज, जैसे आपने सही कहा कि पहले ऑयल था, अब ऑयल की जगह जहां इंफॉर्मेशन होगी, जिसके पास जितनी नॉलेज होगी, अगर आप देखें हम मिडिवल टाइम्स में भी जाएं तो जिसके पास जितनी नॉलेज होती थी वो उतना जल्दी ग्रो करता था। और डेटा एक तरीके से नॉलेज है, आपको किसके बारे में कितनी जानकारी है ये सबसे जरूरी है। अच्छा, फिलहाल हम लोग अगर अपना भारत का डेटा भारत में ही रख लें तो एटलीस्ट भारत की जानकारी बाहर ना जाए, भारत की जानकारी भारत के पास ही रहे, ये सबसे जरूरी है कंट्री की सिक्योरिटी के लिए भी और ग्रोथ के लिए भी। ये आपने सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कहा है, क्योंकि वीज़ावी कंट्रीज लाइक चाइना, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, बहुत सारे ऐसे देश हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोग चाइनीज हेजेमनी से इस वक्त हर कोई अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। ऐसे में क्या एक बड़ा ड्राइविंग फोर्स ये भी है डेटा भारत का हो ताकि सिक्योरिटी सुरक्षित? बिल्कुल, अगर आप इसमें एक स्टेप आगे जाते हैं, आप देखो चाइना ने क्या किया, चाइना का सारा डेटा उन्हीं के पास है, चाइना का डेटा दुनिया में किसी और के पास नहीं है, और ये उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, शक्ति है। यही चीज आज हम भारत में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अच्छा, भारत का एक सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, जैसे अभी हम लोगों ने ईयू की डील करी, आज की डेट में भारत ईयू कंट्रीज के लिए एक फ्रेंडली नेशन बन गया है फॉर कीपिंग देयर डेटा। सी, ईयू में डेटा रखना काफी एक्सपेंसिव भी है, उसको मेंटेन करना भी एक्सपेंसिव है, जो कि भारत में डेटा सेंटर बनाने भी सबसे इकोनॉमिकल है, सबसे वायबल है, और उनको मेंटेन करना भी सबसे ज्यादा वायबल है। तो भारत ना सिर्फ अपना डेटा रखे, इनफैक्ट फ्रेंडली नेशंस का डेटा भी रखे। और अभी आप देखिए 7 साल में आज ये भारत यहाँ तक पहुंचा है, और अगले 7 साल में स्काई इज द लिमिट, बहुत ऊपर तक जा सकते। आखिरी सवाल आपसे, इस एआई समिट के जरिए आपको लग रहा है कि विश्व के लिए एक बड़ा मंच है? और हम लोग हमेशा पहले कहते थे कि भाई अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये रेवोल्यूशन, वो रेवोल्यूशन, डिड वी मिस द बस? लेकिन इस बार हम एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन रहे हैं समिट के जरिए। मैम, दिस टाइम वी हैव नॉट मिस्ड द बस, इनफैक्ट वी आर स्टार्टिंग द बस, वी आर क्रिएटिंग द बस, एंड इट इज थैंक्स टू द गवर्नमेंट कि आज ये फोरम इंडियन कंपनीज, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को मिला है, एंड दिस इज रियली गोइंग टू ग्रो वेरी फास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत। हमारे देश में जब भी एआई की बात होती है तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि एआई कितने लोगों की नौकरियां खाने वाला है। लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि एआई सिर्फ नौकरियों पर ही नहीं बल्कि आपके जीवन और आपके सोचने समझने के तौर तरीके पर भी गहरा असर डाल रहा है, और धीरे धीरे इससे सब कुछ बदलने वाला है। साल 2023 में पूरी दुनिया में एआई का कुल मार्केट साइज सिर्फ 17 लाख करोड़ रुपए का था, लेकिन साल 2033 में यही मार्केट साइज 25 गुना बढ़कर 535 लाख करोड़ रुपए का होने वाला है। और जानते हैं एआई के इस क्षेत्र में 5 बड़े देश कौन से हैं? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ग्लोबल रैंकिंग के मुताबिक इसमें अमेरिका पहले, चाइना दूसरे, भारत तीसरे, दक्षिण कोरिया चौथे और ब्रिटेन 5वें स्थान पर है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट की एक नई रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में 31% लोग एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि भारत में सबसे ज्यादा 61% लोग किसी ना किसी काम में एआई मॉडल और सर्च इंजन का सहारा ले रहे हैं। इनमें भी जिस तरह चैट जीपीटी को अमेरिका की ओपन एआई कंपनी ने बनाया, उस चैट जीपीटी के पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूजर्स भारत में हैं। भारत में 10 करोड़ लोग हफ्ते में कम से कम एक बार चैट जीपीटी का इस्तेमाल जरूर करते हैं, जबकि पूरी दुनिया में चैट जीपीटी के कुल मिलाकर 80 करोड़ यूजर्स हैं। आज जो एप्स इस्तेमाल करते हैं आप, उनमें भी एआई से जुड़े एप्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। आज अकेले प्ले स्टोर पर 7,500 से ज्यादा ऐसे मोबाइल एप्स हैं जो एआई की टेक्नोलॉजी से संबंधित हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा एआई एप्स ऑनलाइन गेमिंग के हैं, जबकि सबसे कम 674 एआई एप्स शिक्षा से जुड़े हैं। इससे आप ये समझ पाएंगे कि एआई का इस्तेमाल अभी शिक्षा से ज्यादा ऑनलाइन गेमिंग के लिए हो रहा है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि भारत के ज्यादातर युवा इस बात से तो चिंतित हैं कि एआई उनकी नौकरियों को खत्म कर देगा, लेकिन जानते हैं कि यही युवा नई नौकरियां हासिल करने के लिए अपना रिज्यूमे एआई से ही बनवा रहे हैं। हम आपको बताएंगे एआई से कैसे वो रिज्यूमे बना रहे हैं, लेकिन उससे पहले आज इस एआई समिट में पहुंचकर मुझे एक बात तो समझ में आ गई, जो मैं चाहती हूं कि मेरे अनुभव से आप में से जितने लोग नहीं जा पाए इस समिट में वो जरूर समझें। एआई
आज की सच्चाई है और हर क्षेत्र में इसका पहुंचना, हमारी जिंदगी, हमारे मोबाइल, हमारी नौकरियां, हमारा काम, इनमें पहुंचना अब एक सच्चाई है, एक सत्य है। आंखें बंद कर लेने से यह टल नहीं जाएगा। आप एआई को कितने अच्छे से समझ पाते हैं, नेविगेट कर पाते हैं, एआई सीख पाते हैं, एआई के टूल्स को अपनाते हैं, अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, इससे आपकी क्षमता बढ़ेगी और वो आपके प्रोफेशन में आपका पार्टनर बन सकता है। लेकिन बात हो रही थी कि कैसे युवा कह रहे हैं कि एआई नौकरियां ले लेंगे, लेकिन एआई से ही अपना रिज्यूमे बनवा रहे हैं। कैनवा की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में उसके 87% यूजर्स ने अपना रिज्यूमे एआई की मदद से बनाया है और इनमें भी सीवी मेकर नाम के मोबाइल ऐप को भारत में 5 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि भारत के युवाओं को यह भी डर है कि एआई उनकी नौकरियों को निगल जाएगा। उन्हें इसी एआई से ये उम्मीद है कि उनके बनाए रिज्यूमे से उन्हें नई नौकरी मिल जाएगी। नौकरी तो छोड़िए, भारत में अब शादियों से के लिए जोड़ियां भी एआई की मदद से मिलाई जा रही हैं। भारत में 2500 से ज्यादा ऐसे स्टार्टअप्स और मोबाइल ऐप्स हैं जो एआई की मदद से लोगों को उनका जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, वो ढूंढने में मदद कर रहे हैं और ये सूची बहुत लंबी है। बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ने एआई को अब एक मिशन बना लिया है। सरकार लगातार इस तरह के फैसले ले रही है जिससे आप बहुत जल्द एआई के क्षेत्र में नए बदलाव देखेंगे और ये एआई इंपैक्ट समिट भी सरकार के एआई मिशन का हिस्सा है, जिसमें 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 60 मंत्री, 500 ग्लोबल एआई लीडर्स हिस्सा ले रहे हैं। और इस सम्मेलन में भारत की नई ताकत को मैंने खुद महसूस किया। आपको भी देखना चाहिए कि एआई कैसे भारत को एक बड़ी शक्ति बनाने में अहम योगदान निभाएगा। इस एआई समिट में इतने लोग पहुंच रहे हैं कि अब इस समिट का समय शाम 6 बजे से बढ़ाकर 8 बजे तक कर दिया गया है और आज भारत मंडपम में ग्लोबल इनोवेशन अवार्ड सेरेमनी का आयोजन हुआ। युवा इनोवेटर्स को सम्मानित भी किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव वहां पर इनोवेटर्स के साथ मौजूद रहे, उनके बीच बैठे रहे। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। अब हम आज की सबसे चर्चित और एक मां के दर्द से जुड़ी खबर की बात करेंगे। 3 फरवरी को दिल्ली के द्वारका में 17 साल के एक नाबालिग लड़के ने 23 साल के एक युवक को रीलबाजी के शौक में मार डाला। 17 साल का यह नाबालिग लड़का अपने पिता के रसूख और पैसे के घमंड में सड़क पर स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर निकल पड़ा। इस लड़के ने अपनी बहन को जिम्मेदारी दी थी कि वो उसकी तेज रफ्तार और स्टंट का वीडियो बनाए ताकि सोशल मीडिया पर दोनों के बीच टशन दिखा सके। अब सबसे पहले 13 सेकंड का ये वीडियो देखिए। ये वीडियो 17 साल के नाबालिग आरोपी की बहन बना रही है। रोड पर गाड़ी की रफ्तार देखिए। इस वीडियो में सामने से एक बस आती दिख रही है, इसके बावजूद नाबालिग ड्राइवर ने कार की रफ्तार धीमी नहीं की और इसी कार ने सामने से बाइक पर आ रहे साहिल धनेश्रा को इतनी जोर से टक्कर मारी कि उसकी वहीं पर मौत हो गई। आरोपी नाबालिग ने साहिल को कुचलने के बाद भी गाड़ी नहीं रोकी, उसने पास में खड़ी एक कैब को टक्कर मारी। आप कैब की हालत देखिए। इस कैब के आगे एक बस खड़ी थी और टक्कर इतनी जोरदार थी कि कैब तेज रफ्तार कार और बस के बीच लगभग पिचक गई। इस टक्कर को देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि नाबालिग आरोपी कितनी तेज रफ्तार में था। स्टंटबाजी की रील बनाने वाले एक नाबालिग ने देश के ऐसे होनहार युवक को मार डाला जिसका सपना था कि वो अपनी मां को दुनिया की हर खुशी दे। साहिल जानता था कि उसकी मां एक सिंगल मदर है और पिता की गैर मौजूदगी में उन्होंने सैकड़ों परेशानियां झेलकर उसे अकेले पाला था। साहिल अपने दम पर इंग्लैंड के यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में पढ़ाई के लिए जाने वाला था और वो अपनी मां से कहता था पढ़ाई पूरी करने के बाद वो वहीं नौकरी करेगा और उसके साथ वहीं शिफ्ट हो जाएगा। दुख होता है जब हम देखते हैं कि देश के होनहार युवक रसूखदार परिवारों के बिगड़ैल बच्चों की गाड़ियों के नीचे कुचले जाते हैं। दुख होता है जब इन घटनाओं को देखकर देश के युवा विदेशों में बसने की योजना बनाते हैं क्योंकि उन्हें कानून व्यवस्था से कोई उम्मीद नहीं होती। साहिल की मां को भी इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। साहिल की मां इन्ना माकन पिछले कई दिनों से इंसाफ के लिए गिड़गिड़ा रही थी। जब तक मामला मीडिया की सुर्खियों में नहीं आया तब तक इस केस को पैसे और पावर की कठपुतली बना दिया गया। अब सोचिए 3 फरवरी को यह हादसा हुआ था।
आरोपी नाबालिग को जब गिरफ्तार किया गया तो एफआईआर में उसकी उम्र 19 साल बताई गई थी, लेकिन कुछ देर बाद आरोपी की उम्र हो गई 17 साल और कागजात पेश कर दिए गए। आरोपी नाबालिग था तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के जरिए कार्रवाई शुरू हुई और आज वो नाबालिग आरोपी 10वीं की परीक्षा की तैयारी के बहाने अपने घर पर है। मतलब साहिल को अपनी गाड़ी से कुचलने वाला नाबालिग आरोपी 1 हफ्ते के अंदर अपने घर पहुंच गया। ये सब देखने के बाद साहिल की मां को भारतीय कानून व्यवस्था पर इतना भरोसा हो गया कि वो इंसाफ के हर जगह गिड़गिड़ाने बिलखने लगी और उनको समझ में आ गया कि इस इंसाफ को पाने के लिए जो वाकई ये देश का कानून, इस देश का संविधान देता है, उसके लिए उनको चाहे जिस दरवाजे जाना, चाहे अपनी आवाज मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचानी है, वो ऐसा करके रहेंगे। मेरा बेटा अपने ऑफिस जा रहा था, वो 200 मीटर ही दूर था, वो 200 मीटर ही दूर था अपने ऑफिस से। मेरा ऑफिस है रियल एस्टेट का सेक्टर 12 में, तो वो अपने ऑफिस जा रहा था। नहीं, मैंने अभी 2.5 साल पहले ऑफिस खोला था सेक्टर 12 में, द्वारका में, हाँ, पॉकेट 6 में, चिट्टी प्रॉपर्टी के नाम से मेरा ऑफिस है। वो बच्चा वही जा रहा था, ऑफिस ही जा रहा था, 200-250 मीटर ही दूर था बस। ये देखो, हाउ हॉरिबल इज दिस? कौन सा पेरेंट अपने बच्चों को ऐसे देख सकता है? देखिए, मैंने अपने बच्चे को लास्ट टाइम ऐसे देखा है। 2 घंटे तक, इनका कहना है कि 2 घंटे ये खुद पहुंची थी। मैम, आप खुद ग्राउंड पे पहुंची? बस कॉल कहाँ से? मुझे पुलिस से कॉल आया था 1:19 पे, पुलिस वालों ने कॉल किया था मुझे। फिर उसके बाद आप वहाँ पहुंचे और तभी भी बॉडी लेके कोई नहीं? बॉडी वही थी, मेरे चिल्लाने के 10 मिनट बाद बॉडी उठाई है। अब सवाल यह है कि जिस तरह के इंसाफ की मांग साहिल की मां कर रही है, क्या उन्हें वैसा इंसाफ मिलेगा? अफसोस, हमारी भारतीय कानून व्यवस्था में जो नियम हैं, उनके हिसाब से इन नामांकन को वो इंसाफ बिल्कुल नहीं मिलेगा जिसे वो चाहती है। भले ही एक बिगड़े लड़के ने अपनी गाड़ी उनके जिम्मेदार बेटे को पर चढ़ा दी हो, मार डाला। आमतौर पर सड़क दुर्घटना में बीएनएस की धारा 281 और 106 के तहत कार्रवाई होती है। धारा 281 लापरवाही से गाड़ी चलाना और तेज ड्राइविंग से जुड़ी धारा है। धारा 106(1) लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से किसी अन्य की मौत होने से जुड़ी है। इस धारा में माना जाता है कि गाड़ी चलाने वाले का इरादा व्यक्ति को मारने का नहीं था। धारा 106(2) किसी को मारने के बाद अगर ड्राइवर भाग जाता है तब यह धारा लगाई जाती है। लेकिन साहिल के केस में आरोपी नाबालिग है, इसलिए उस पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड फैसला लेगा और वहां पर दोषी पाए जाने पर उसे सुधार गृह भेज दिया जाएगा। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड गंभीर अपराधों के मामले में 16 से 18 वर्ष तक के आरोपियों पर सख्ती कर सकता है, वो भी तब जब उसे यह यकीन हो जाए कि अपराध जानबूझकर किया गया। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, आमतौर पर सड़क दुर्घटनाओं में धाराएं लापरवाही से ड्राइविंग करने से जुड़ी होती हैं, इसीलिए साहिल के केस में नाबालिग आरोपी को वो सजा नहीं मिलेगी जैसा साहिल की मां चाहती है।